जय हिंद कृषि विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों। आज हम कृषि पर्यवेक्षक 2018 के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम हमारे आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो साथी, हमारा आज का पहला प्रश्न, मृत्तिका के कणों का आकार होता है। तो साथी, आपको बताना है क्ले के कणों का आकार कितना होता है। पहला 0.002 mm से कम, दूसरा है 0.002 mm से ज़्यादा, तीसरा है 1 से 2 mm, चौथा 0.002 मीटर से कम। अब साथी, आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको सोइल साइंस से संबंधित एक विशेष तथ्य से अवगत करा देता हूँ। क्या है साथी, जब हम सोइल साइंस पढ़ते हैं तब सोइल से संबंधित जितने भी डाटा संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं वह हम USDA के अनुसार पढ़ते हैं। किसके अनुसार? USDA के अनुसार पढ़ते हैं। किंतु केवल और केवल मृदा कणों का आकार हम ISSS के अनुसार पढ़ते हैं। यह क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जहाँ तक आप मुझे इसका आंसर बताएं। क्या होता है साथी, यह दो संस्थान हैं जो कि सोइल साइंस से संबंधित है। USDA क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि USA अमेरिका में है। और इसके अनुसार हम पूरी सोइल साइंस के जितने भी डाटा हैं वह USDA के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है साथी, किंतु मृदा कणों को उनके आकार के आधार पर ISSS ने 5 भागों में विभक्त किया है जिसे हम अध्ययन करते हैं। वो 5 प्रकार में आपको यहाँ बताऊँगा। और ISSS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी। ये आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब साथी में ISSS के अनुसार 5 कौन कौन से भाग हैं वो आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो साथी, पहला होता है कंकड़, जिसे हम जानते हैं मोटा भी होता है, ग्रेवल कहते हैं। दूसरा होता है साथी मोटी रेत, जिसे हम कहते हैं कोर्स सैंड। तीसरा होता है बारीक रेत। चौथा होता है साथी सिल्ट, जिसे आप गाद कह सकते हो। और पांचवा होता है साथी जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, क्ले या मृत्तिका। अब देखो साथी, मैं आपको यह पूरा याद करा दूंगा, बस आपको एक डिजिट याद रखनी है, वह है 0.002 mm आपको याद रखनी है बस। इसके अलावा आपको सब कुछ यहाँ पर ट्रिक के जरिए याद हो जाएगा। अब क्या है साथी, देखो 0.002 mm से कम आकार का रहता है उसे हम क्ले या मृत्तिका कहते हैं। अब आपको जैसे जैसे ऊपर बढ़ना है वैसे वैसे आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है बस, जिसमें ही आपका पूरा आंसर सोल्व हो जाएगा। अब देखो इस डाटा को साथी हमने यहाँ लिख दिया। mm आप लगा देना, 0.002 mm 10 से गुणा किया तो 1 0 हट जाएगा। यह डिजिट यहाँ रख दिया, वापस 10 से गुणा किया तो 1 0 हट जाएगा। देखो साथी, 1 0 हट जाएगा। यह डिजिट यहाँ रखना है आपको, 10 से गुणा किया 1 डिजिट हट जाएगा। और 2 mm से अधिक आकार का होता है वह किसका होता है? कंकड़ का होता है। आशा करते हैं आपके देखो अन्य सभी आंसर सोल्व हो गए होंगे क्ले के साथ साथ। इसका सही आंसर आएगा साथी पहला वाला, जो कि हमारा है 0.002 mm से कम। ये आपको ध्यान रखना है। किसके अनुसार पढ़ते हैं हम? तो ISSS के अनुसार यह मृदा कणों का आकार पढ़ते हैं। अब साथी मैं आपको मृदा से संबंधित कुछ और तथ्यों से अवगत करा देता हूँ। मृदा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोइल, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि
कौन से शब्द से आया है, तो सोलम शब्द से यह आया है। इसका अर्थ होता है साथी फ्लोर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फर्श, इसका अर्थ होता है। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आपको पीडीएफ साथी हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर मिल जाएगी। आप अगर तक नहीं जुड़े तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज कर दे या डायरेक्ट लिंक के ज़रिए आप वहां जुड़ जाइए, तो आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब साथ ही मैं आपको कुछ और बातें मृदा से संबंधित यहाँ पर बता देता हूँ। आप सबने अभी तक सुना होगा साथी कि मृदा त्रिविमीय अर्थात 3D संरचना होती है, किंतु आपको पता नहीं होगा कि कैसे होती है। वह बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे होती है साथी। जैसे ये एक प्रकार का घन होता है साथी। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि साथी इसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होती है। ये देखो तीनों में कहाँ यहाँ बना देता हूँ। जैसे ये संरचना मैंने यहाँ बना दी, यहाँ से कटिंग करके। अब क्या होता है साथी, इसमें देखो L, B, H तीनों प्रकार के होते हैं, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई। इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय संरचना। जैसे हम मृदा की परिभाषा देखें तो कैसे कह सकते हैं साथी कि मृदा एक त्रिविमीय संरचना है जो पौधों को पोषक तत्व और आधार प्रदान करती है। वह क्या कहलाती है साथी, वह मृदा कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मृदा के अगर यूँ पूछ लेते हैं कि मृदा विज्ञान के जनक कौन हैं, तो वीवी डोक्यूचेव मृदा विज्ञान के जनक हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मृदा संबंधित जितनी भी जानकारी है साथी आप मुझे कमेंट कर दे, मैं पूरा मृदा का लेक्चर बना दूंगा सोइल साइंस से संबंधित। आशा करता हूँ साथी आपको इससे संबंधित जितने भी तथ्य थे और परीक्षा में पूछे गए वह यहाँ आपके हल हो गए होंगे। अब मैं आपको इनके आकार के बारे में भी बता देता हूँ। देखो ये USDA के अनुसार है पार्टिकल की, किंतु आपको किसके अनुसार याद रखनी है, ISSS इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी के अनुसार। देखो साथी जैसे हल्का मोटा रहता है तो ये सैंड प्रकार का होता है अर्थात रेत। एक बात और बता देते हैं साथी आपको यहाँ पर, अगर आपको केवल और केवल रेत का आकार पूछ लिया जाता है तो आपको मोटी रेत व छोटी रेत दोनों के आकार को मिलाकर बताना है। ठीक है साथी, ये बात भी आप ध्यान रखना। अब देखो रेत से थोड़ा छोटा होता है उसे हम सिल्ट कहते हैं, और ये क्ले जो कि सबसे छोटा होता है। एक बात अवश्य ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्ले पर आयन उपस्थित होते हैं। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें स्टार के साथ। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब साथी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, हमारा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। इसमें आंसर दे रखे हैं, पहला साइनोडोन डेक्टाइलोन, दूसरा है साथी साइप्रस रोटुंडस, तीसरा एविना फटवा, चौथा सिकिरियम इंटिबस। चाहो तो आप इसको चिकिरियम इंटिबस भी कह सकते हो, क्योंकि ये प्रोनाउन का फ़र्क है बस। अब देखो साथी आपको एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय के बारे में यहाँ पर विस्तार से बता दूंगा। उससे पहले आपको थोड़ा यह क्वेश्चन और आसान कर देते हैं। साइनोडोन डेक्टाइलोन किसका नाम है, तो यह धूप घास का वैज्ञानिक नाम है। इससे आपका थोड़ा प्रश्न आसान हो जाएगा। और साइप्रस रोटंडस किसका नाम है, तो यह मोथा का वैज्ञानिक नाम है। एविना फटवा किसका नाम है, तो साथी यह जंगली जय का वैज्ञानिक नाम है। और चिकोरियम इंटिबस किसका नाम है साथी, तो यह कासनी का वैज्ञानिक नाम है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आप मुझे इसके आंसर बताएं। जहाँ तक साथी मैं आपको एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय खरपतवार से अवगत करवा देता हूँ। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और साथी एक होता है बहुवर्षीय।
आपके देखो इसके साथ साथ अन्य जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी यहाँ पर हल हो जाएंगे साथी। अब देखो आपको ध्यान रखना है साथी, एक वर्षीय खरपतवार किसे कहते हैं? ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र एक वर्ष, एक सीजन या एक ऋतु में संपन्न होता है, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। द्विवर्षीय किसे कहते हैं? ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्षों या 2 सीजन में या 2 ऋतुओं में पूर्ण होता है, द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। और बहुवर्षीय जिनका जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण होता है, बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, एक वर्षीय खरपतवारों का प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है, बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रवर्धन वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। और द्विवर्षीय खरपतवार में यह आप ध्यान रखना कि इनकी पहले साल तो क्या होती है साथ ही इनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरे साल यह अपनी जननिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बीज का प्रवर्धन कौन से खरपतवार से होता है और वानस्पतिक भागों का प्रवर्धन कौन से वर्षीय खरपतवारों का होता है। इनके उदाहरण भी आपको यहाँ बता देते हैं कौन कौन आते हैं। तो साथ ही एक वर्षीय खरपतवारों के उदाहरण आपको बता देते हैं। देखो एग्जाम्पल, पहला है साथी जंगली जई, जिसे हम कहते हैं एविना फटवा, यह एक वर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। और कौन आता है साथी? तो बथुआ भी इसी का उदाहरण है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथी, एक और आता है इसमें, जंगली जई हो गया और जंगली चौलाई भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है साथी, यह मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जंगली चौलाई, जंगली चौलाई। और द्विवर्षीय में कौन कौन आते हैं? तो जो कि इसका आंसर भी है आपको साथी एक वर्षीय, द्विवर्षीय इनके चित्र भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण पहला तो हमारा आंसर पूछा गया है, वह है साथी चिकोरियम इंटिबस कासनी जिसे हम कहते हैं। और यह बरसीम का मुख्यतः खरपतवार है और बरसीम खुद एक द्विवर्षीय फसल है, ये आपको ध्यान रखनी है साथी। अब बहुवर्षीय में आपको और बता देते हैं साथी, जैसे पहले दोनों कौन कौन सा हो गया, एक तो धूप घास हो गया, मोथा इसमें आ गया साथी, और एक आता है सावा घास जिसको हम कहते हैं इकाइनोक्लोवा क्रुसगाली। ठीक है साथी, आपका इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें आता है आएगा साथी चौथा सिकोरियम के दो या चिकोरियम के दो, क्योंकि कासनी को इंग्लिश में कहते हैं हम चिकोरी या सिकोरी, यो प्रोनाउन का फ़र्क है साथी। ठीक है, आशा करते हैं आपके खरपतवारों से संबंधित एक वर्षीय द्विवर्षीय जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके यहाँ समझ में आ गए होंगे। आपको इसकी PDF डाल दी जाएगी, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। और साथ ही आपको बता देते हैं कि खरपतवार वीड के जनक कौन हैं? तो ज़ेंथ्रोटूल वीड साइंस के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही भूपरिष्करण विज्ञान या टीलेज के भी जनक है। इसकी एक बुक है वो आपको ध्यान रखनी है, इनकी बुक का नाम है साथी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, HHH नाम की इनकी बुक है, जो कौन से भाषा में लिखी गई है यह प्रश्न आया है तो आपको ध्यान रखना है एंग्लो सैक्सन भाषा में यह लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है साथी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब साथी आपको इनके चित्र बता देते हैं कि कैसी होती है धूप घास। तो साथी पहली वाली है कौन सी है? तो यह धूप घास है, आप इसे देख लो, यह धूप घास है साइनोडोन डेक्टाइलोन। और साथी दूसरा है मोथा इस प्रकार का होता है। ये सभी घासें आपके आसपास के ग्राउंड या घर के पास के क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, जहां आप स्कूल जाते हैं वहां पर आपने इन घासों को देखा होगा साथी। यह होती है जंगली जई। और चौथा जो कि हमारा आंसर है कासनी चिकोरियम इंटिबस, जो कि किसका खरपतवार है साथी? तो यह बरसीम का खरपतवार है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको स्पष्ट देखना है तो मैं PDF डाल दूंगा, आप वहां पर देख लेना। अब साथी आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या रहेगा?
वह देख लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप मेहनत करते रहे, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। ठीक है साथी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हमारा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? पहला यूरिया, दूसरा थायोयूरिया, तीसरा एगलोल, चौथा एरीटोन। आप मुझे इसका आंसर बताएं साथी। जहाँ तक मैं आपको देखो इनकी शक्ल दिखा देते हैं कि थायोयूरिया कैसा होता है। थायोयूरिया का कट्टा ऐसा आता है। अगर थायोयूरिया में नाइट्रोजन पूछी जाती है तो साथी वह 36% नाइट्रोजन होती है। थायोयूरिया का मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी पूरी एग्रीकल्चर या बायोलॉजी में थायो शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है सल्फर लेपित या उसमें सल्फर का अंश उपस्थित होता है। वह चीज़ क्या कहलाती है? थायो। चाहे वो यूरिया में होगी तो थायोयूरिया कहलाएगी। यह देखो साथी, यह सामान्य यूरिया का कट्टा है। इसमें कितनी होती है? 46% नाइट्रोजन होती है। और इसका कट्टा कितने किलो का आता है? पहले 50 का था, अब 45 किलो का इसका कट्टा आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है साथी। देखो ये तो थायोयूरिया तो चाइना का मिला था तो इसको हटा देते हैं, ये अपने इंडिया का मिल गया। अब साथी आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको साथी सुषुप्तावस्था क्या होती है सर्वप्रथम यह बता देते हैं। आप मुझे इसका जहाँ तक आंसर बताएं। अगर साथी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें व अपने कृषि विद्यार्थी या कृषि साथी किसी के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। आप हमारी सहायता ज़रूर करें। अब देखो साथी सुषुप्तावस्था क्या होती है। यह एक क्या हो गया? बीज हो गया। ठीक है साथी, बीज को हमने क्या किया? अनुकूलन वातावरण उपलब्ध कराया। जो भी इसके अंकुरण के लिए अनुकूलन वातावरण था, जैसे इसको जल चाहिए था, इसको नमी वगैरह सब कुछ प्रदान किया, किंतु उसके बावजूद भी इसका अंकुरण नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया साथी? अंकुरण नहीं हो पाया। इसे ही हम क्या कहेंगे? सुषुप्ता अवस्था या डोरमेंसी फेज कहेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर समझा देते हैं कि साथी किसे कहते हैं कि अनुकूलन वातावरण प्रदान करने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाना क्या कहलाता है? तो वह डोरमेंसी या सुषुप्ता अवस्था कहलाता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है साथी, अब मुझे आप इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथी इसका सही आंसर है थायोयूरिया, जो कि मैंने आपको बताया था। थायोयूरिया क्या होता है? सल्फर लेपित यूरिया थायोयूरिया कहलाता है और 36% इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। सल्फर का अंश इसमें होता है, इसलिए इसे थायोयूरिया कहते हैं। आपको देखो यूरिया का बहुत बड़ा टॉपिक है, किंतु आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे दो यूरिया यहाँ हो गए। एक होता है निम्नलिखित यूरिया, एक साथी जो कि आने वाला है उसे हम कहेंगे नैनो यूरिया। अगर आपको नैनो यूरिया की कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने अभी इसके नेक्स्ट वाला इसके कल वाला वीडियो डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर देख ले। संपूर्ण जानकारी नैनो यूरिया की मैंने उसमें दी हुई है। यह सिर्फ 500 ml की एक बोतल आएगी, जिसमें संपूर्ण 45 किलो के कट्टे के बराबर यह बराबर होगी। यह 45 किलो का कट्टा है, यह सिर्फ 500 ml की एक बोतल है। निम्नलिखित यूरिया क्या होता है साथी? जैसे यूरिया हो गया, यूरिया में क्या होता है? नीम का अंश होता है, अर्थात नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजाडिरेक्टिन इंडिका। क्या होता है? एजाडिरेक्टिन इंडिका। तो इसमें क्या होता है? एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। वह क्या करता है साथी? यूरिया का अपघटन करने वाले जीवाणु होते हैं नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर। इनकी क्रियाविधि को धीरे धीरे कर देता है ताकि मृदा में नाइट्रोजन लंबे समय तक बना रहे। अगर आपको और जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दे साथी, मैं पूरा वीडियो बना दूँगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपने यह चित्र देख लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसपी में सल्फर का अंश कितने प्रतिशत होता है? 24%, 18%, 12% व 21%। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक साथी मैं आपको एसएसपी, जिसे हम कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, इसके बारे में देखो कुछ विशेष तथ्य शायद आप नहीं जानते होंगे, वो बता देता हूँ। पहला, आप याद करना कि यह विश्व का प्रथम कृत्रिम रूप से निर्मित उर्वरक है। तो यह विश्व वर्ल्ड में है, तो भारत का भी यह कृत्रिम रूप से निर्मित उर्वरक है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। और यह साथी एकमात्र ऐसा उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें तीनों द्वितीय पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन होते हैं आपको बता देते हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है। कसम में कौन कौन आ जाता है? कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। क्या आ जाता है? मैग्नीशियम। ये हमारे तीनों द्वितीय पोषक तत्व हो गए साथी। तो ये तीनों द्वितीय पोषक तत्व केवल और केवल एकमात्र सिंगल सुपर फास्फेट में उपस्थित होते हैं। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको साथी सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आपको यहाँ बता देते हैं। सल्फर होता है, P2O5 होता है, और कौन होता है साथी? कैल्शियम इसमें उपयुक्त मात्रा में होता है, और मैग्नीशियम। सल्फर की मात्रा इसमें 12% होती है, फास्फोरस की मात्रा इसमें 16%, कैल्शियम इसमें 20% मात्रा में, व मैग्नीशियम इसमें 0.3 से 0.5% पाया जाता है। आप मुझे इसका आंसर बताएं। देखो मैंने आपको बता दिया सल्फर कितना आएगा, तो साथ ही इसका सही आंसर आएगा 12। ठीक है, आशा करते हैं साथी आपको एसएसपी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके यहाँ पूर्ण हो गए होंगे। और आप एक बात और ध्यान रखना कि इसका उपयोग मृदा सुधारने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम भी होता है, इसलिए मृदा सुधार के लिए भी एसएसपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथी, एसएसपी को आपको बता देते हैं कि कैसा होता है। तो साथी यह हमारा सिंगल सुपर फास्फेट का कट्टा है, और यह ऐसा दिखाई देता है। देखो रेत के दानों के समान ऐसा दिखाई देता है। ये सल्फर पाउडर होता है, ऐसा होता है साथी। सिंगल सुपर फास्फेट है ये। ऐसे ही डीएपी भी होता है। आपने अगर नहीं देखा हो, डीएपी भी क्या है? कंकड़ के दानों के समान बुरा बुरा हल्का काला ऐसा ही दिखाई देता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो साथी आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लता कितनी होती है? पहला 93, दूसरा 110, तीसरा 128, चौथा 80। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको तुल्यांकीय अम्लता क्या होती है इसके बारे में आपको बता देते हैं। हम इसको अम्लीय तुल्यांक के दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अम्लीय तुल्यांक, जैसे एक बात और बता देते हैं साथी आपको, जैसे अम्लीय तुल्यांक होता है वैसे ही क्षारीय तुल्यांक भी होता है। आपको देखो बता देते हैं अम्लीय तुल्यांक क्या होता है। जैसे साथी हम कोई से भी उर्वरक मृदा में डालते हैं, माना कि ये मृदा हो गई। अब जैसे हमने इसमें अम्लीय उर्वरक डालेंगे तो वह मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ेगा, और क्षारीय उर्वरक डालेंगे तो वह मृदा में क्षारीय प्रभाव छोड़ेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ साथी कि जैसे ये क्या हो गई? ये मृदा हो गई। आपको इसके ज़रिए आसानी से समझा देते हैं कि अम्लीय तुल्यांक क्या होता है। कि अम्लीय उर्वरकों द्वारा मृदा में छोड़े गए अम्लीय प्रभावों को दूर करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या कहलाएगी? तो वह अम्लीय तुल्यांक कहलाएगी। इसी प्रकार क्या होगा साथी कि क्षारीय उर्वरकों द्वारा
मृदा में छोड़े गए सारे प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या कहलाएगी, तो वह क्षारीय तुल्यांक कहलाएगी। आशा करते हैं आपको यह शब्द की बात समझ में आ गई होगी कि इसने क्या कहा है कि उनके प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अम्लीय या क्षारीय तुल्यांक कहलाती है। ठीक है साथी, अब मुझे इसका आंसर बताएं। अच्छा क्वेश्चन पुटअप करता है, तो इसका सही आंसर है 110। क्या आएगा, 110 इसका अम्लीय तुल्यांक आएगा। अगर आपको इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो साथी आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा कि अम्लीय तुल्यांक क्या होता है अगर समझ में ना आया हो, और क्षारीय तुल्यांक क्या होता है, कौन कौन से मान होते हैं, अम्लीय उर्वरक क्या होते हैं और क्षारीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं, वह मृदा में कैसे क्या प्रभाव छोड़ते हैं। आपको बता देते हैं साथी कि अम्लीय उर्वरकों के आपको थोड़े से उदाहरण बता देते हैं और क्षारीय उर्वरकों को भी उदाहरण बता देते हैं। जैसे तरल अमोनिया होता है वह अम्लीय उर्वरक होता है साथी। और क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। और क्या हो जाता है साथी, अमोनियम सल्फेट भी इसमें आता है। और एक एमाइड उर्वरक होता है, वह होता है यूरिया। यह भी मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। और NH4+ अमोनियम आयन वाले मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही सारी प्रभाव कौन छोड़ता है वो आपको बता देते हैं। यहाँ के उनमें शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ साथी, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा लेक्चर इसमें बना दूंगा। सारे उर्वरक होते हैं साथी, जैसे जो मृदा में जैसे नाइट्रेट आयन के उर्वरक होते हैं वह मृदा में सारे प्रभाव छोड़ते हैं और सारे उर्वरक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। और एक एमाइड रहता है वह भी क्षारीय होता है, वह होता है कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है साथी, अब आपको अमोनियम सल्फेट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखो अमोनियम सल्फेट कैसा रहता है, ये अमोनियम सल्फेट का कट्टा है साथी। आपको यह कट्टा दिखा देते हैं अमोनियम सल्फेट का। देखो इसको हटा देते हैं, ये है कट्टा साथी। इसमें नाइट्रोजन दे रखी है, 21% नाइट्रोजन और 23% सल्फर दे रखी है। ठीक है साथी, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव डैश 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 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के रूप में कार्य करता है। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा परत बनाने वाला, तीसरा रंध्र बंद करने वाला, चौथा वृद्धि रोधक। आप मुझे इसका आंसर बताएं साथी। जहाँ तक मैं आपको एट्राजिन की शक्ल दिखा देता हूँ कि कैसा होता है एट्राजिन। ये है एट्राजिन रसायन की पैकेट। अब देखो इसमें इसने क्या बता रखा है, एक तो ये मक्का का चित्र बना रखा है, एक ये बाजरा का चित्र बना रखा है। ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है। क्या है साथी, खरपतवार नाशी वीडिसाइड, जो क्या करता है इसके साथी अगर अधिक मात्रा काम में लेते हैं तो खरपतवार नाशी के लिए काम आती है। कम सांद्रता क्या करती है, इसकी वाष्पोत्सर्जन रोकने का काम करती है। किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन रोकती है, इन चारों में से मुझे आप आंसर बताएं। आशा करते हैं आपने यह चित्र देख लिया होगा। अब साथी मैं आपको एट्राजिन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूं जो आपके लिए आवश्यक है कि एट्राजिन की सामान्य जानकारी क्या क्या है। देखो साथी, यह C4 पादपों के लिए खरपतवारनाशी का कार्य करता है। C4 पादप क्या होते हैं, इसके उदाहरण आपको बताते हैं साथी कि ग्रेमनीकुल क्या होता है। मैंने जब ग्रेमनीकुल पढ़ाया था वहाँ आपको बताया था, फिर बता देते हैं। ग्रेमनीकुल में क्या होते हैं, जैसे सारे लगभग सभी पौधे क्या होती है, C3 पादप होते हैं। केवल और केवल आपको यह उदाहरण याद रखने हैं जो C4 होते हैं। एक हो गया मक्का, ज्वार,
बाजरा, गन्ना और जंगली चौलाई, और एक होता है साथ ही एट्रिपेट्स नामक पादप होता है, वो आपके काम में नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, जंगली चौलाई, ये आपको ध्यान रखने हैं। यही C4 पादप है और बाकी जितने पादप बचे हैं वो सारे C3 पादप कहलाते हैं। ठीक है साथी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यह केवल इन पादपों में काम आता है, ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, इनमें हम एट्राजिन को खरपतवारनाशी के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है साथी, और आपको एट्राजिन के बारे में एक बात और बता देते हैं कि यह एकमात्र ऐसा खरपतवारनाशी है साथी जिसको हम PE अर्थात प्री इमरजेंस क्या होता है कि फसल की बुआई के बाद किंतु अंकुरण से पहले इस खरपतवारनाशी का काम में लेते हैं। किंतु साथ ही एकमात्र ऐसा खरपतवार है, यह स्टार डाल के लिख देना, जिसको हम PE व POE अर्थात पोस्ट इमरजेंस के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसको PE का मतलब हो गया, अगर आपको साथी ये 3 टर्म होती है, PPI प्री, पोस्ट, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस व पोस्ट इमरजेंस, इनकी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दे, पूरा लेक्चर बना दूंगा। यहाँ पर जो आपके काम के हैं वो बता देते हैं कि इसका मतलब होता है अंकुरण के अर्थात जर्मिनेशन से पहले व बुआई के बाद, और इसका मतलब होता है खड़ी फसल में। तो साथ ही एट्राजिन एकमात्र ऐसा खरपतवार है जिसको हम PE के रूप में अर्थात प्री इमरजेंस व पोस्ट इमरजेंस के रूप में काम में ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा साथी। तो अब इसका आपको आंसर बता देते हैं। यह किस रूप में काम करेगा, तो रंध्र बंद करने वाला के वाष्पोत्सर्जन के रूप में काम करेगा। कैसे करेगा वो आपको बता देते हैं। जैसे साथी ये पत्ती होती है, इसमें ये छोटे छोटे रंध्र हैं। अगर हमने इसकी एट्राजिन की कम मात्रा इस पर छिड़क दी तो यह इन रंध्रों को बंद कर देगा और वाष्पोत्सर्जन होना बंद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही एक दो बात आपको यहाँ बता देते हैं खरपतवार से संबंधित, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, खरपतवार होता है साथी जो क्या करते हैं, पौधे में हम फसल में नहीं उगाते फिर भी उग जाते हैं, और इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि वे अवांछित पौधे जो बिना उगाए व बिना समय के कहीं भी उग जाते हैं क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है साथी। और इनको मारने के लिए हम खरपतवारनाशी वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एट्राजिन देख ही ली होगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। पहला 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक साथी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट राजमा के बारे में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या होता है साथी, राजमा अपवादों का अपवाद है। यह कई चीज़ों का अपवाद है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साथी सर्वप्रथम हम इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। इसको हम कहते हैं फेजेलस वल्गेर। यह इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? फेजेलस वल्गेर। लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। गुणसूत्र संख्या इसमें 22 पाई जाती है। अब देखो 22 गुणसूत्र में भी यह अपवाद है। कैसे है?
हम पढ़ते हैं साथी जैसे खरीफ की दालें और रबी की दालें। खरीफ की दालों का क्या होता है साथी, यह रबी सीजन की क्रॉप है। आप ध्यान रखना, यह रबी सीजन की क्रॉप है। तो हम पढ़ते हैं साथी खरीफ सीजन की जितनी भी दालें होती है उनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 22 होते हैं। और रबी के गुणसूत्र संख्या क्या होती है, 14 होते हैं। रबी में केवल 2 अपवाद हैं। कौन, एक तो काबुली चना हो गया और एक राजमा हो गया। इनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। क्या, एक राजमा, काबुली चना में 16 पाई जाती है और राजमा में गुणसूत्र 22 पाए जाते हैं। खरीफ की सभी दालों में गुणसूत्र संख्या 22 पाई जाती है। गुणसूत्र वाला मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, सारे ट्रिक के जरिए वहाँ पर याद करवाए हुए हैं। आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है साथी, देखो इसमें जो खरीफ की दालों में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं। पहला अपवाद। दूसरा अपवाद देखो, राजमा साथी ईपीजीएल व हाइपोजीएल आपने नाम सुना होगा। ईपीजीएल व हाइपोजीएल नहीं सुना तो सीड वाले चैप्टर में मैंने पूरा बता रखा है। ईपीजीएल का अर्थ होता है साथी, जैसे बीज अंकुरण होता है तो बीज पत्र का भूमि के ऊपर आना ईपीजीएल कहलाता है और यह खरीफ की दालों में होता है। हाइपोजीएल क्या होता है, बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि के अंदर ही रहना, अर्थात हाइपो मतलब अंदर ही रहना, हाइपोजीएल कहलाता है और यह रबी की दलहनी फसलों में होता है। किंतु खरीफ की दालों में एक अपवाद होता है, अरहर, जो कि इसका किस प्रकार का होता है, तो यह हाइपोजीएल प्रकार का होता है। और हाइपोजीएल में एक अपवाद होता है, राजमा, जिसमें किस प्रकार का पाया जाता है, तो वह ईपीजीएल प्रकार का बीजांकुरण पाया जाता है। ठीक, और एक अपवाद जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको बता देते हैं साथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि दुनिया की एकमात्र दलहनी फसल जिसका नाम है राजमा, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। क्या नहीं करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा साथी अन्य अनाज वाली फसलों के बराबर डाली जाती है। इसका सही आंसर आएगा 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत ही अधिक लॉजिकल क्वेश्चन है साथी, क्योंकि दलहनी फसल है किंतु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, रिचका करता है, 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक कर देता है। इनकी जड़ों की गांठों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको राजमा बता देते हैं। देखो राजमा को क्या कहते हैं, किडनी बीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसके दानों का आकार ऐसा किडनी के समान होता है, इसलिए इसको किडनी बीन कहते हैं। आप ये देखो राजमा की फलियां ऐसी दिखती हैं और ऐसे इसके बीज आते हैं। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं साथी आपको पूरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? मक्का, गन्ना, गेहूं, धान की सीधी बुआई। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको ब्राउन मैन्यूरिंग के बारे में बता देता हूँ। क्या होता है, जैसे साथी इसमें हमारा एक उदाहरण है, मतलब जो आंसर है उसको मैं यहाँ पर फसल से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ फसल का मतलब होता है कि जो हमारा आंसर आएगा। जैसे कोई फसल हो गई, उस फसल के साथ हमने ढेचे को उगा दिया। ब्राउन मैन्यूरिंग समझा रहा हूँ साथी आपको। किसको उगा दिया हमने? ढेचे को उगा दिया। किसकी खेती की? ढेचे की। फसल के साथ में हमने ढेचे की बुआई कर दी और 25 दिन बाद ढेचा और फसल बड़े बड़े हो गए। ढेचे में लगभग 30 से 50% जो गांठें थी वह बन गई। तो इसने क्या किया, ढेचे ने साथी, यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य होता है।
इसका वैज्ञानिक नाम होता है सेजबानिया रोस्टाटा। इसकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होने के कारण इसने नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया व इस फसल को क्या किया, मेन्यूर के रूप में अर्थात खाद के रूप में इसको उर्वरक प्रदान किया। तो मेन्यूर का अर्थ ये हो गया। अब क्या करते हैं, 25 दिन बाद हम इसमें चयनात्मक खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं, सिलेक्टिव वीडिसाइड, जो क्या करता है, इस डेचे को मार देता है और यह डेचा धीरे धीरे मर के क्या करता है, ब्राउन कलर की लेयर बना देता है धरती पर। इसलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग विधि हम इसे कहते हैं। अब इसका सही आंसर बता देते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा यह आंसर कि धान की सीधी बुआई के लिए ब्राउन मैन्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया कि फसल कौन सी है, साउथ इंडिया में क्या करते हैं, कभी कभी जैसे धान की सीधी बुआई करते हैं उसके साथ में डेचा सेजबानिया रोस्टाटा को उगा देते हैं, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य हैं। 25 दिन तक दोनों को उगने दिया जाता है। फिर क्या होता है, यह अधिक कंपटीशन ना करे इसलिए इसको चयनात्मक सिलेक्टिव वीडिसाइड डालकर इसको मार दिया जाता है और हमारी फसल तो उगती रहती है। ठीक है, जैसे कौन सा खरपतवारनाशी ले सकते हैं तो 2,4-D वगैरह आप ले सकते हैं। और डेचा मरता है तो साथ ही ये क्या करता है, ज़मीन पर एक ब्राउन कलर की लेयर बना देता है। तो यह ब्राउन मैन्यूरिंग क्रिया कहलाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी साथी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। पहला 1,000 लीटर, 10 लाख लीटर, 1 लाख लीटर व 100 लीटर। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक आपको देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ याद करा देते हैं। जैसे ये साथी, ये हमारा एक खेत है। अब मैं आपको जैसे 1 हेक्टेयर खेत में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो साथी जैसे इसकी लंबाई हो गई 100 मीटर, चौड़ाई हो गई 100 मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारा खेत होता है। इनको हमने गुणा किया तो 10,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारे खेत का क्षेत्रफल आ गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे हमने क्षेत्रफल निकाला। हमारे 1 हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल आ गया 10⁴ भी हम कह सकते हैं, 10⁴ मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है साथी, 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10⁴ के 2 या 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब आपको एक बात यहाँ अवश्य याद रखनी है, जैसे ये इसके साथ साथ आपके अन्य क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। साथ ही आप यह बात ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। वैसे ही साथी अब देखो 1 हेक्टेयर अर्थात 10⁴ मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर जल आवश्यक होता है, कितने मिलीमीटर, तो 10⁴ इतना ही मिलीमीटर जल इसके बराबर होता है। या हम इसको चाहे तो ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर पानी किसके बराबर होता है, तो 10⁴ mm जल के बराबर होता है। यहाँ इसने हमसे आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, देखो किस में पूछा है, सेंटीमीटर में। तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 0 और बढ़ जाएगी 10⁵ ये 1 हेक्टेयर जल के बराबर होगा। अगर इसको हम ऐसे पूछ ले, अगर मीटर में बताओ तो क्या होता है, 1 मीटर में 10⁵ मिलीमीटर होता है। तो इसको 10⁵ से गुणा करेंगे तो 10⁵ मीटर आ जाएगा 1 हेक्टेयर में। अब देखो इसका आंसर आपको बताते हैं। तो 10⁵ किस में है, तो हमारा तीसरा आंसर ये है 10⁵
आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी किसके बराबर होता है, तो 10 की घात 5 लीटर जल के बराबर होता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है साथी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाता है। शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना, फूल बनना, फूल आना। देखो आपको एक चित्र के जरिए बता देते हैं। देखो साथी, कल्ले कैसे फूटते हैं, ये है टिलर, इसे हम क्या कहते हैं, कल्ले फूटना कहते हैं। ये देखो नोड अर्थात गांठ बन रही है, इसे हम कहते हैं गांठ बनना या जॉइंटिंग स्टेज। ये अगर साथी यहाँ पे अगर फूल वगैरह आ जाए तो इसको हम कहेंगे फूल आना। ठीक है साथी, और अगर देखो यहाँ बता देते हैं, इसका सही आंसर आएगा कि अगर शाखा की बढ़वार हो रही है तो उसे हम शाखा निकलना कहेंगे। जैसे आपको यहाँ बता देते हैं, ये एक पौधा है, ये पत्तियाँ हैं, ये अब यहाँ क्या होती है, ये कक्षस्थ कलिका होती है साथी। अब कक्षस्थ कलिका की बढ़वार होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, शाखा निकलना कहेंगे, जो कि हमारा आंसर है। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गांठ बनना किसे कहते हैं, कल्ले फूटना व फूल आना किसे कहते हैं। ये साथी हमारे 10 क्वेश्चन थे 2018 के कृषि प्रयोगशाला के टॉप 10 क्वेश्चन, जिसका भाग 3 था। भाग 4 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर साथी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कृषि विद्यार्थी तक इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाए, उसके पास में बेल आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर दें। पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य विचार ज़रूर रखें। और साथ ही आप हमारे चैनल HO स्टडी आपका लक्ष्य हमारा उद्देश्य के साथ जुड़ जाइए। अब इसी के साथ साथ ही मैं अलविदा लेना चाहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।